स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा स्टोरी आया था, एनजीडी में कितना आपने परफॉर्म कर पाया, और स्टोरी नरेशन में बोला अच्छी बात है, और कैसा लोग अटकते भी होंगे बीच बीच में, तो हाउ वाज दैट होल सिनेरियो? नरेशन वाज क्वाइट इजी, नरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मेरे नरेशन में एक दिक्कत हुई थी। एनएसबी विशाखापट्टनम जो है वो एयरपोर्ट के बहुत पास में, जैसे ही मैंने अपना नरेशन शुरू किया था प्लेन चला गया, और वो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि जी द एसेसर स्टॉप्ड मी, उन्होंने कहा कि 2 मिनट रुक जाओ, प्लेन चला जाए फिर बाद में करना। जब ये रिजल्ट घर वालों को बताया, क्योंकि पापा एकदम अलग लाइन में, मदर भी है, वर्किंग है, टीचर है, बस डिफरेंट लाइंस, एंड नाउ दिस चैप्टर इज कमिंग, मुझे फौज में जाना है, तो क्या रिएक्शन था जब आपने ये डिसीजन दिया कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड उसके बाद जब क्लियर हो गया तब क्या रिएक्शन था उनका? 15 मई को हमारा फॉर्म आया था। बात ऐसी थी, मैं 15 मई को ही भरने बैठ गया कि मुझे भरना है। पापा ने तो कह के रखा था जो करना है करो। फिर बाद में जब रिटर्न निकल गया तो उसके बाद फिर रहा कि हाँ अब तो ये अब थोड़ा सीरियस, हाँ रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। हम लोगों को रिज़ल्ट अनाउंस करने के बाद डायरेक्टली बाहर नहीं भेजा कि जाओ पेरेंट्स से बात करो, हम लोग अंदर रोक लिया और फिर बाद में दे दिया। 8 फॉर्म पकड़ा दिए, पुलिस वेरिफिकेशन वाले, मेडिकल वाले, कहा कि पहले भरो फिर बाद में जाने देंगे। तो मैंने कहा था कि मैं हर बार जब स्क्रीनिंग इन में भी और इसमें भी मैंने कहा सरप्राइज़ देंगे। तो मैंने कहा कि घर पे थोड़ा कॉल किया तो मायूस होकर थोड़ा बोला कि मम्मी टिकट करा दो, टिकट। तो कहीं क्या हुआ? ऐसा नहीं, सही से बताओ क्या हुआ क्या हुआ? तो कहा टिकट करा दो, अभी आगे 5-6 दिन बाद की कराना क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी होंगे, ऐसे करके फिर बाद में वो लोग हो गए कि तुमको बहुत मारेंगे। वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी एक एनडीए एस्पिरेंट हैं और अपने 12th अपियरिंग में ही एनडीए एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो आज का बैठकी शो आपके लिए है। आज एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाना चाहती हूं जो हमारे लखनऊ सेंटर से हैं, जिनका नाम ओम भटनागर है और जिन्होंने 12th अपियरिंग में अपने पहले प्रयास में एनएसबी वाइजैक से अपना रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओम से, जानेंगे स्ट्रैटेजी, क्योंकि जहां एक तरफ 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स को बोर्ड्स का प्रेशर होता है, प्री बोर्ड्स का प्रेशर होता है, प्रैक्टिकल्स का प्रेशर होता है, और साथ ही साथ में नए करियर की तलाश भी होती है, कॉलेज कौन सा चूज करना है उसकी तलाश होती है, सीयूईटी जो पेपर है उसको देना होता है, तो उसके बारे में बच्चों का बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा होता है। ऐसे में आज का ये वाला जो टॉक शो है ये आपके सारे डिलेमास को एंड करने वाला है। स्पेशली जो बच्चे इस बार क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं ना, आपने तो इसको एंड तक देखना है, बिकॉज मैं ज़्यादा इम्फेसिस रिटन एग्जाम पर करूँगी ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली कि हमें प्लान कैसे करना है। सो वेरी वार्म वेलकम ओम टू दिस बैठकी विद मी गुरकीरत। थैंक यू। ओम, सबसे पहले 12th क्लास का बच्चा है ना, जहाँ पर मम्मी पापा भी बोलते हैं किसी शादी में नहीं जाना, कोई त्योहार तुम ठीक है तुम पढ़ाई कर लो, मतलब हर चीज़ को कट किया जाता है, सोशल मीडिया को कट किया जाता है, रिलेटिव्स को कट किया जाता है, उस बीच में बोर्ड्स के प्रेशर के साथ साथ में कैसे एनडीए मैनेज किया, और बात ये है कि प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी आई कहाँ से आपके अंदर, क्या प्रेशर सच में होता है, और सिलेबस डिफरेंसेस कैसे आपको लगे, मतलब कैसे हो कैसे गया? दिस इज़ अ काइंड ऑफ, कहते नहीं ये चमत्कार है, क्योंकि जब बच्चे ऐसा काम कर लेते हैं इतने प्रेशर के बीच में भी। मैम बात ये है, प्रेशर बाउंड्रीज इंसान अपने पे खुद सेट करता है। प्रेशर हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस है, जो कि वो और कैपेसिटी है, वो खुद से अंदर से आ जाती है। यू आर सेटिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग बिग, तो अब प्रेशर तो हैंडल करना पड़ेगा जो कि आएगा। शुरुआत तो मैम 11th क्लास से ही हो गई थी इसकी, कि जाना है फौज में, जाना है फौज में। जाने की शुरुआत तो बहुत पहले से थी, एनडीए के थ्रू जाना है, रिटर्न देना है, और वो भी 12th में ही करना है। इसकी शुरुआत 11th से हो गई थी। और सिलेबस डिफरेंसेस की मैम अगर बात करें, क्लास 11th एंड 12th ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन मैथ्स एंड साइंस। जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जो कि हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी हो गया, उस पर थोड़ा जोर दिया था, वो जो कि बुक्स, और क्लास 10th तक बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत अच्छे से पॉलिश किया। तो
ट्वेल्थ में जैसे हम गए, हमने एग्ज़ाम दिया, अप्रैल में नया सेशन शुरू हो गया, हाउ डिड यू प्लान एवरीथिंग? क्योंकि आपके एक मिड टर्म एग्जाम्स भी हो रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली यूनिट टेस्ट की भी तैयारी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना लाइंड अप, और फिर एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपका करियर तय कर रहा है, फिर उसके ऊपर यूपीएससी का टैग लग जाता है। ऐसे में प्लान कैसे था, दिनचर्या कैसी थी, कैसे समय दिया आपने अपने सब्जेक्ट्स को? क्योंकि ट्वेल्थ के अक्सर बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने ट्वेल्थ की कोचिंग भी अलग से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अब ये चलन आ गया है कि ट्वेल्थ के लिए भी पढ़ाई करनी है, बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करनी है। तो हाउ वाज इट, हाउ यू प्लान्ड? मेरा प्लान फॉर मैथ्स एंड साइंस वाज कि रोज़ नॉर्मल जो पढ़ाई करते हैं वही करनी है, क्योंकि वो ही सिलेबस में आना है और वो ही एनडीए में भी आना है। फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी मेरे स्कूल में होते हैं समर वेकेशंस, और वो भी 1.5 मंथ्स लॉन्ग। उसमें मेन तैयारी उसकी चली थी गर्मी की छुट्टियों में। सुबह उठे, नहाए धोए, 9 बजे बैठ गए, 1 बजे तक अपना काम किया पूरा, और फिर बाद में अपना नॉर्मल रूटीन। तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन ला रहे थे आप कि मुझे गर्मी की छुट्टियों में पूरी यूटिलाइज करनी है, ऐसे में दोस्त भी तो होते हैं ना, भाई चल इधर चलते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो हाउ वाज दैट सिनेरियो? उसको कैसे मैनेज किया? वो शाम को मैनेज हो गया। तो वो शाम को कर लेते थे, सुबह अपनी पढ़ाई, अपना पढ़ाई, क्योंकि सुबह आप एक रूटीन से उठ जा रहे थे, 9 बजे से 1 बजे तक आप यूटिलाइज कर रहे थे, लंच के बाद फिर अपन का टाइम है काइंड ऑफ, है ना, वो चीज़ है, फाइन। तो अभी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जो 11th वाले हैं जो भी 12th में जाएंगे, तो जैसे आपने बताया कि कोर्स में सिमिलैरिटी है, एनडीए के कोर्स पे अगर हम कंपेयर करें, 12th का कोर्स कंपेयर करें, फिर जो 10th में हम पढ़ के आए वही तो आ रहा है पेपर के अंदर, है ना। ऐसे में फिर भी अगर मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करूँ, क्योंकि अगर पहले प्रयास में आपने क्रैक किया है, दैट मीन्स कुछ सही जुगाड़ लगाया है, कुछ सही कैलकुलेशंस बिठाई होंगी आपने, तो मैथ्स के परस्पेक्टिव से, बिकॉज नॉट ओनली पीसीएम स्टूडेंट, पीसीबी भी जा रहा है देना इस एग्जाम को, कॉमर्स वाला भी चाह रहा है, ह्यूमैनिटीज़ वाला भी चाह रहा है, व्हाट एल्स कैन दे डू, लाइक मैथ्स में क्या पर्टिकुलर ये कर सकते हैं जिनका मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं है टॉपिक्स की वजह से? मैथ्स जिनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन मैथ्स का वहीं से आ रहा है, लाइक प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके लिए पुराना डेरिवेटिव्स एंड लिमिट्स भी पढ़ना पड़ेगा, वो छोटी चीज़ है, वो जल्दी हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज़ अ बिग टॉपिक, बट उसका बेस जो है वो थोड़ा छोटा है, सो इट कैन बी हैंडल्ड ईजिली। प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि एस्पिरेंट्स को बहुत परेशान करती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होता है। बस मैथ्स का पेपर ये 4 या 5 टॉपिक्स को लेके अगर किया जाए तो बहुत सही रहता है। आपके एनडीए एग्जाम के दौरान कोई ऐसे पेपर्स या टेस्ट नहीं थे जो कोलाइड कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कोलाइड किया? नहीं, मेरा कुछ कोलाइड नहीं किया। उसके बाद मेरे मिड टर्म एग्जामिनेशंस पढ़ रहे थे जो कि अच्छा, और एसएसबी की प्रिपरेशन, चलो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बट देन दैट आल्सो नीड्स गुड डेडिकेशन, है ना। तो एसएसबी की प्रिपरेशन का टाइम कैसे निकाला? और जब हम 12th में बात करते हैं, अब चलो ठीक है एनडीए क्रैक कर लिया, अच्छा अभी एसएसबी भी है, और फिर आगे की शुरू हो जाती है एकदम लाइन, क्योंकि जनवरी मुझे लग रहा है प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स हो ही गए होंगे अभी तक आपके सारे, और उसी दौरान एसएसबी और सारी चीज़ें थी, तो कैसे, हाउ वाज इट एंड हाउ वाज द प्रिपरेशन जर्नी? एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए मुझे सबसे पहले तो यहाँ बैच में 21 डेज़ का पता किया, तो 21 दिन की छुट्टी लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था वहाँ स्कूल में। तो बहुत मेहनत करके अपने सर को मना के, क्योंकि मेरे सर भी एक डिफेंस एस्पिरेंट रह चुके हैं, उन्होंने सीडीएस का अटेम्प्ट दिया था, तो उनके थ्रू सर से थोड़ा बात करके, थोड़ा मना के छुट्टी सैंक्शन करवाई। और उसके बाद यहाँ पे तो जो तैयारी हुई उसको फिर बाद में घर पे भी ले जाके प्रैक्टिस करना, अपना सारा काम करना। फिर उसके बाद जब यहाँ पे बैचेस ख़त्म हुए तो मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी पॉज पे आ गई थी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करने की हमेशा कोशिश किया। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स एंड प्री बोर्ड्स, उसको मैनेज करते हुए ये पॉज पे आया था, बट आई रिजॉइन करने के बाद फिर से वो सारा रिफ्रेश हो गया मामला, और सब सही हो गया। तो जब आपने ये थॉट लिया कि मुझे चलो ठीक है, आई हैव टू जॉइन सम इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन, तो व्हाट वाज दैट क्राइटेरिया, बेस क्या था सेंचुरियन ज्वाइन करने का आपका? मेरा बेस था मैम, मेरा भाई जिसने यहाँ से रिकमेंडेशन लिया, यहाँ से तैयारी करी थी, हिज नेम इज़ यश श्रीवास्तव।
उसने मुझे रिकमेंड किया कि भाई अगर यू आर प्लानिंग टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, सो सेंचुरियन तुम्हारे घर के पास में भी है और बढ़िया भी है, तो यहाँ से करना चाहिए। तो फिर यश, अब यश को जब बताया आपने कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ, तो यश का क्या रिएक्शन था? ही वॉज नॉट इन लखनऊ, वो एकेडमी वापस चले गए थे, बट मैंने अपने मामा को ज़रूर बताया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। कहा कि बस तुम दोनों साथ में पहुंच जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। चलो, और मैसेज तो यश तक पहुंच ही गया होगा किसी बहाने, दैट इज़ गुड। सो जब हम बात करते हैं जीएटी के पार्ट की, जैसे मैथ्स में आपने बताया, जीएटी में क्या खास बातें ध्यान में रखें कि हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए? इंग्लिश के क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए है, और हिंदी मीडियम वाले स्पेशली क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसके आप टिप्स दो। और जब हम, आपने बोला कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें अलग से पढ़ना है, तो लाइक हिस्ट्री में भी पार्ट्स है ना, एंशिएंट है, मॉडर्न है, मीडिवल है, क्या ज़्यादा बेटर है? या ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ सकते हैं? कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा हम रिव्यू कर सकते हैं? अगर हम इसके ऊपर बात करें, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स है, यूनिट्स हैं जो हमारे को ज़्यादा स्कोरिंग होंगे? फर्स्टली जीएटी में इंग्लिश में जैसा कि आपने बताया, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे हो गई थी, बट उसको हैंडल कर लिया था मेरे फिज़िक्स केमिस्ट्री ने। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है, बट उसे इम्प्रूव करने में कहूँगा कि ट्रांसलेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम कोई भी बुक उठा लें, वो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, बस ट्रांसलेशंस अगर करना शुरू कर दें तो दैट विल हेल्प अ लॉट। इन फिज़िक्स में मेनली आपका काइनेमेटिक्स एक पोर्शन है, उस पर अगर फोकस किया जाए तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। काइनेमेटिक्स के हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे जो कि सारे हो गए थे, और बहुत हेल्पफुल रहता है काइनेमेटिक्स एंड लाइट। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक इज़ द बेस, जीएटी में ऑर्गेनिक तो बहुत कम ही आता है मेरे हिसाब से। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी बाकायदा जितनी ज्योग्राफी में करी थी। हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न हिस्ट्री अगर करी जाए तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मेन फोकस जो रहना चाहिए वो मॉडर्न हिस्ट्री पे, बाकी एंशियंट में आप कर सकते हैं, मेडिवल में थोड़ा अच्छा ध्यान देना होगा, एंड मॉडर्न इज़ मस्ट। ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड आपको इंडिया के बारे में तो पता रहना ही चाहिए, यू आर गोइंग फॉर इट। एंड टॉकिंग अबाउट रिटर्न का फेस है, आया गया एसएसबी इंटरव्यू, तैयारी शुरू हो गई, प्रिपरेशन कर ली, एंड द डे ऑफ रिपोर्टिंग, है ना? तो डे ऑफ रिपोर्टिंग, और बहुत सारे अलग अलग जगह से बच्चे आए होते हैं, तो वो फर्स्ट जो स्क्रीनिंग से पहले वो जो एक लाइन और भीड़ होती है ना बाहर लगी होती है, आप दूसरे बच्चों को देखते हो, कुछ की इंप्रेसिव पर्सनालिटी होती है, कोई बोले अच्छा कि प्रीवियसली जो रिकमेंडेड होता है उसके आर पर झुंड होता है जनरली। तो हाउ इज़ इट लाइक, पहुँचे हो गए आप, यू नो, रिपोर्ट किया होगा, तो क्या था फर्स्ट रिएक्शन या परसेप्शन क्या था? पहला परसेप्शन, व्हेन वी रिपोर्टेड एट द एमसीओ ऑफिस रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े थे, लगभग हमारी रिपोर्टिंग 108 की थी, एंड मेनी कैंडिडेट्स वर स्टैंडिंग देयर। मेरा एक जानने वाला कैंडिडेट था जिसको मैंने पहले से ही कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कांटेक्ट कर लिया था कि यस यू आर कमिंग फॉर एनएसबी विशाखापट्टनम 8 जनवरी, साथ में मिलेंगे। तो उससे बात हुई, फिर उससे कनेक्ट होते हुए बाकी लोगों से बात हुई, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 लोग मेरे से कनेक्ट हो गए थे वहीं पे। और बाकी परसेप्शन, जैसा कि आपने बताया कि कई लोग की इमर्सिव पर्सनालिटी होती है, देख के उनको लगता है कि यार ये तो रिकमेंड होने वाला कैंडिडेट है, ये आके आएगा और पीपीडीटी में तो सबको डोमिनेट करेगा, या फिर ऐसा कुछ लगता है। वो लगा था, बट वो थॉट बहुत जल्दी ही ओवरकम हो गया था बाकी लोगों से बात करके, उनसे फ्रेंडली टॉक्स करके, तो इतना कोई मायने नहीं रखा वो इम्प्रेशन था। तो मतलब फॉर यू इट वाज कि ज़्यादा एंशियस नहीं हुए आप, और आपने उसको काम सिचुएशन में लिया। नाइस। सो स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा स्टोरी आया था, एनजीडी में कितना आपने परफॉर्म कर पाया, और स्टोरी नरेशन में बोला अच्छी बात है, और कैसा लोग अटकते भी होंगे बीच बीच में, तो हाउ वाज दैट होल सिनेरियो? स्क्रीनिंग इन में सबसे पहले तो ओआईआर की बात करी जाए, ओआईआर फर्स्ट ओआईआर वाज नॉर्मल, उसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं होती। सेकेंड ओआईआर में मेरे कुछ ओआईआर छूट गए थे, इट वाज लेंदी, वेरी लेंदी,
बट कोई बात नहीं, हो गया। अब पीपीडीटी में हमारी स्टोरी आई थी, इट वाज अ ग्रुप स्लाइड, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 15 फ्रेंड्स वर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड इट वाज अ माउंटेनस टेरेन। तो उस पर बहुत लोग, मेजरली लोगों ने बुलाई कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, हाइकिंग पे जा रहा है एंड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये दिखा दिया। तो मेजॉरिटी लोगों का यही था। कुछ लोगों ने क्रिकेट मैच खिलाया वहाँ पे पहाड़ पे। लेकिन जैसा मेरे ग्रुप में हुआ, नरेशन वाज क्वाइट इजी, नरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मेरे नरेशन में एक दिक्कत हुई थी। एनएसबी विशाखापट्टनम जो है वो एयरपोर्ट के बहुत पास में। जैसे ही मैंने अपना नरेशन शुरू किया था, प्लेन चला गया और वो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि जी द असेसर स्टॉप्ड मी। उन्होंने कहा कि 2 मिनट रुक जाओ, प्लेन चला जाए फिर बाद में करना। तो फिर वो स्टोरी रीगेन करने का एक बार फिर से टाइम मिल गया। तो दैट वाज लाइक एक लक फैक्टर मिल गया मुझको। तो नरेशन मेरा वैसे अच्छा हो गया। बाकी ग्रुप डिस्कशन में हम लोग को 2 ग्रुप्स में तोड़ा गया था बिकॉज वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ फस। बट फिश मार्केट में यही होता है कि अपने को कंट्रीब्यूट नहीं करना। तो जब ग्रुप हाफ में बटा, हमारा डिस्कशन बहुत आराम से गया। लेकिन दोनों ग्रुप्स के जो स्टोरीज थे एकदम ऑपोजिट जा रहे थे, तो कॉमन ग्रुप स्टोरी अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाई। तो हमारे ग्रुप से सिर्फ 3 लोग ही स्क्रीन इन हुए थे। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 12। Okay, so out of that 3. So total how many students were screened in? टोटल आउट ऑफ 108, 52 वर स्क्रीन। 52 was screened in. So 52 का सफ़र अगले 4 दिन तक का था। एंड साइक टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? साइक टेस्ट वॉज पेनफुल टू माई हैंड्स क्योंकि मेरी लिखने की उतनी आदत नहीं बनी थी। प्रैक्टिस करता था बट उतनी नहीं हो पाई थी कि इतना फ्लुएंटली लिख पाए कि 15 सेकंड में एक सेंटेंस लिखा और जल्दी से दूसरे सेंटेंस पे स्किप करा। ये उतना नहीं हो पाया था। बट मैनेज हो गया था। WAT मेरा एक भी छूटा नहीं। TAT में सारी स्टोरीज कंप्लीट हुई। SRT मैंने कुछ 43 करी थी, 43 to 44। गुड नंबर। बट देयर वर स्टूडेंट्स विद 50, 57। वो हर जगह पाए जाएंगे। एंड SGT was done ना? एंड SD तो यहाँ से प्रिपेयर करके ही गए थे कि कैसा लिखना है। अभी रुद्र, मेरा लास्ट बैठ की रुद्र के साथ था, तो ही सेड कि उसको पता काफ़ी मैचिंग मिला था रणनीति बुक के साथ में जो कंटेंट था वहाँ पर। तो आपके सिचुएशन में ऐसा क्या रहा? क्या फेमिलियर चीज़ें थी उधर रणनीति बुक से अगर हम बात करें तो? बहुत फेमिलियर, बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे। 11 स्लाइड्स आउट ऑफ 11 स्लाइड्स ऑफ TAT, 6 स्लाइड्स आर मैचिंग विद द बुक। वेरी नाइस देन। तो वो सारे थीम्स प्रिपेयर करके गए थे, वही थीम थोड़ा इजी हो जाता है। बहुत बहुत इजी हो गया। ना फिर लगता है ठीक था, यश ने ठीक बोला था। ठीक बोला था। WAT में भी बहुत हेल्प मिली। कई सारे वर्ड्स मैच किए थे। अप्रोक्सीमेटली 7-8 वर्ड्स तो आराम से आ ही गए थे, जिसमें से फिर बाद में बुक रीड करते हैं तो एक आइडिया भी लग जाता है कि कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, वो भी मैच किया था। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द GTO। बिकॉज GTO में जनरली ठीक है, जब तक GD GP हो रहा होता है फाइन, बट अल्टीमेटली फिर प्रेशर आता है जहाँ आपको इंडिविजुअली अपने आप को डिस्प्ले कराना भी GTO की नज़रों में छाना है, विच इज़ जनरली PGT VGTs होते हैं ऐसे, PGT HGT और आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हो गए और आपका ग्रुप रेस हो गया कि इसमें हमें अपना इनिशिएटिव, एफर्ट और सारे OLQs दिखाने हैं। तो कितना आसान था या कितना डिफ़िकल्ट था आपके ग्रुप को मैनेज करना? और GD में क्या टॉपिक्स थे, लेक्चरेट में क्या रहा टॉपिक, क्या आपने चूज़ किया, एंड GP में कैसा था? वर यू एबल टू गिव द कॉमन ग्रुप सोल्यूशन और नॉट? प्लस उसके बाद PGT HGT का बताइएगा कैसा सिनेरियो था, हाउ यू वर एबल टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप या फिर ग्रुप हावी हो रहा था? स्टार्टिंग फ्रॉम द GD कि मैम GD में मेरा GD अच्छा नहीं गया था। मैं GD में परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज माई ग्रुप वॉज अ वेरी टॉकेटिव ग्रुप। वो बात बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत जैसे कहें वोकली डोमिनेटिंग। हाँ, तो उसमें मेरा GD में थोड़ा रह गया था। द टॉपिक्स, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आर GD वॉज व्हाट इज़ द वर्ल्ड currently facing as the huge problem. And the leads were economic challenges, security challenges and environmental challenges. I picked up security challenges, लेकिन मेरे साथ की कोई लीड वाला था ही नहीं कि मैं लोग करते हैं कि पॉइंट्स उसका उठा के अपना थोड़ा मिक्स करके एक नया पॉइंट डाल दें।
वो उसका चांस ही नहीं बना मेरा फर्स्ट जीडी में। सेकंड जीडी जो था वो मेरा कंपैरेटिवली बहुत अच्छा गया, क्योंकि उसमें उन्होंने एक सोशल टॉपिक दिया था कि फ्रीबीज कैसे पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती हैं। तो उसमें भी 3 लीड्स थी। आई पिक्ड अप दैट इट मेक्स द वर्क फोर्स लेजी। तो उस पर मेरे साथ के भी कई लोग थे, मेरे दिमाग में भी कई पॉइंट्स थे, तो वो मेरा जीडी सिचुएशन को देखते हुए आपने तो दे दिया वो उसमें अच्छे पॉइंट्स। वो मेरा जीडी सेकंड वाला फर्स्ट वाले से बहुत बेहतर गया। कमिंग ऑन टू जीपीई, जीपीई में सॉल्यूशन तो मैम लिखने का तरीका यहाँ जैसा बताया गया वही एकदम किया, और मेरे हिसाब से वही बेस्ट था। एंड इन द ग्रुप डिस्कशन ऑफ जीपीई, उसमें तो पॉइंट्स दिमाग में थे ही, तो बहुत कंट्रीब्यूट भी किया, कोऑपरेट किया। और बाकी ग्रुप सॉल्यूशन के लिए वॉलंटियर किया था, बट ग्रुप ने वोट किसी और को कर दिया। तो उसने जाके अपना ग्रुप सॉल्यूशन जब बता रहा था, तो जीटीओ ने वहाँ पे उसको थोड़ा, जैसे उसने सिचुएशन थी कि हमें स्कूटर एक चलानी होगी। अब उसने कहा कि 1-2 लोग स्कूटर लेके चले जाएंगे। जीटीओ ने कहा कौन 2 लोग? उसने कहा कि सर कोई भी 2 लोग जा सकते हैं। तो जीटीओ ने वहीं पे क्वेश्चन खड़ा कर दिया, डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस? डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस? तो एनीबडी इन द ग्रुप हैज़ ड्राइविंग लाइसेंस। किसी के पास नहीं था। तो कहा हाउ कैन यू डू दिस, है ना, देन यू आर ब्रेकिंग द रूल्स। तो इसमें उसे फंसा दिया, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। अब मुझे लग रहा था कि अच्छा हुआ मैं ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप नरेशन नहीं देने गया था, बट बाकी अदरवाइज जीपी वॉज वे बेटर। फिर हमारे फील्ड टास्क शुरू हुए, लाइक पीजीटी, एचजीटी। उसमें मुझे यश भैया ने एक टिप बताई थी कि अगर कुछ ना मिले, फट्टा बल्ली रस्सी कुछ ना मिले, सब आगे भाग जाए, लोड उठाओ, लोड उठा के आगे जाओ कि जेंटलमैन आई हैव लोड, लेट मी गो फर्स्ट। बस अब लोड ये करते करते आगे पहुंच गए, लोड पीछे पास कर दिया, आगे अपने आइडियाज़ लगाए। जीटीओ को फिर पता चल गया कि आइडियाज़ लगा रहा है। कॉपरेशन ठीक ठाक था, कॉपरेशन किया, पीछे से लोगों को आगे बुलाना, आगे और आइडियाज़ लगाना। अपना मेरा रोप टाइम यहाँ पे जैसा सर ने बताया था, अमित सर ने, वो बहुत हेल्प किया। और ये पीजीटी में रहा। एचजीटी में हमारे ग्रुप में हमारा ग्रुप 8 का बना था। अब वो 8 के ग्रुप में हम लोग को एचजीटी में 4-4 में बांट दिया। अब हम लोग बहुत कम हो गए थे एचजीटी में, बट स्टिल हम 2 लोग आगे काम कर रहे थे, 2 लोग पीछे चल रहे थे, और एचजीटी वॉज क्वाइट ईजी। पीजीटी में जैसे वो 45 मिनट्स देते हैं, आर पीजीटी वॉज डन इन 30 मिनट्स। वेरी नाइस। तो आपके ग्रुप में सिर्फ आप रिकमेंड हुए कि और भी कोई रिकमेंड हुआ था आपके साथ? फ्रॉम अस 8, 2 गॉट रिकमेंड। 2 तो कौन थे जो एचजीटी में आप दोनों काम कर रहे थे, वही रिकमेंड हुए? नो, The other one. All right, ठीक है। Now coming on to the personal interview. ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, और थोड़ा सा वो जस्ट वेटिंग रूम में वेट करते करते जो है आपको बहुत नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं ना, मैगजीन भी पढ़ लो, काउंट भी कर लो, कितना स्टेप क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हाउ इज़ इट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हु टुक योर इंटरव्यू? माई इंटरव्यू वॉज टेकन बाय द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। और वेटिंग के टाइम पे आई वेटेड अ लॉट। मेरे से पहले 2 लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल था, एंड आई वेटेड फॉर एटलीस्ट 2.5 आवर्स। तो मुझे लग रहा था कि इंटरव्यूअर इज़ कुकिंग समथिंग, अब मुझे अंदर जाके बहुत अच्छे से ग्रिल करेगा। बट ऐसा हुआ, उसे हैंडल कर लिया। इंटरव्यू में हमारा जो वेटिंग पीरियड था, शुरुआत में तो एंग्जाइटी हुई कि भाई कैसा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं सब प्रिपेयर कर लें, इधर ऑब्जर्व कर लें सराउंडिंग्स कैसी हैं क्या हैं। बट वो धीमे धीमे वेट करते करते इतना हो गया कि अब दिमाग में ये आ गया कि भाई जल्दी लो, ख़त्म करो, अब जाने दो, लिबर्टी का टाइम हो रहा था हमारे। अब उसके बीच में मेरा इंटरव्यू चल रहा था। तो फर्स्टली जब मेरा नंबर डिस्प्ले हुआ सामने बोर्ड पे, तो अपन गए और वहाँ पे मुझे बाहर वेट करने बोला थोड़ी देर, और मेरी फ़ाइल ले गए अंदर। अब फाइल में उन्होंने भी देखा कि 10th की मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स देखे होंगे। फिर जब अंदर बुलाया तो शुरुआत इससे हुई कि आपने विशाखापट्टनम कहाँ कहाँ घूमा। तो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ घूमा। तो और मैंने मेन अपना जो फोकस था उसको दिया कि एम्फोसिस डाला कि सर सबमरीन्स कहाँ घूमे, सर सबमरीन म्यूजियम घूमा। वाई डू यू वांट टू जॉइन द नेवी, सर आई लव सबमरीन्स। तो फिर वो अपनी तरफ मैं इंटरव्यू डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट वो हो नहीं रहा था। बट एट द एंड आते आते
वो कुछ करते हुए हो गया। फिर ही टॉक्ड अबाउट सबमरीन्स विद मी, कितनी हैं, कौन सी हैं। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि सबमरीन्स में बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो ये काम हुआ था। उन्होंने मेरे से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछा था, मैंने कहा मैथ्स। अब मैथ्स में वो मेरे से मैथ्स के सवाल पूछने लगे थे वहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, मैक्सिमा मिनिमा, बस। और बाकी पर PIQ से रिलेटेड क्वेश्चंस तो होते ही। कोई आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछा गया हो आपसे? आउट ऑफ द वे क्वेश्चन कुछ ऐसा PIQ से हट के, या कुछ ऐसा ही पर्सनल लाइफ का हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो? जी, मेरे से पूछ लिया था, मेरी नानी तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि बताइए आपके घर में आपकी नानी रहती है आपके साथ, वो क्या करती थी? अब वो नानी के बैकग्राउंड से खोजते हुए मेरे दादाजी तक चले गए। फिर उन्होंने कहा कि कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है आपका? कोई भी नहीं है, चलिए दादाजी पे पहुंचिए, वहाँ भी नहीं है, उसके ऊपर उसके ऊपर। तो तब तक वो चलते गए जब तक उन्होंने मेरे दादाजी को ब्रिटिश इंडियन उसमें आर्मी में नहीं देख लिया था, वो वहाँ तक पहुँच गए थे। और आउट ऑफ द वे क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द PIQ, वो उस पे आ गए कि हाउ डू यू हेल्प योर मदर। अब उससे उन्होंने लीड उठाई कि आई हेल्प माई मदर समटाइम्स इन कुकिंग व्हाट डू यू कुक, आप सांभर बना लेते हैं, रसम बना लेते हैं। अब वो कुकिंग पे पहुंच गए। फिर आई सेड सर आई कैन कुक अ होल मील, अ बेसिक मील। तो क्या दाल चावल रोटी सब्जी? उन्होंने कहा यस सर। तो एनी स्पेशल थिंग्स? स्पेशल इन स्पेशल व्हाट सर, व्हाट डू यू कंसिडर स्पेशल? अब उन्होंने स्पेशल में बताया कि लाइक यू आर नॉर्थ इंडियन सो स्पेशल आई मेड से साउथ इंडियन फूड लाइक सांभर रसम। आई सेड रसम तो सर मैंने पहली बार आके खाया है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा अच्छा रसम तो फिर यू मस्ट नॉट बी नोइंग। नो सर। तो उन्होंने बाकी चीज़ें गिनाई, तो कुछ कुछ को हाँ था, कुछ कुछ में ना था। और उन्होंने मेरे से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, विच वॉज आई थिंक द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई इंटरव्यू। उन्होंने मेरे से पूछा इफ़ आई मेक यू द बोर्ड प्रेसिडेंट फॉर वन डे, whom will you recommend? तो मैंने एक प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट का चेस्ट नंबर बोला। तो उससे बोला कि सर बिकॉज इज़ प्रीवियसली रिकमेंडेड एंड इसका परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा। तो उन्होंने बोला क्यों खुद को रिकमेंड नहीं करोगे? मैंने आई जस्ट जोकिंगली सेड कि सर इफ़ आई एम अ बोर्ड प्रेसिडेंट हाउ कैन आई रिकमेंड माई सेल्फ, आई एम नॉट इवन देयर। तो ही स्टार्टेड लाफिंग। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ मेनी पीपल वुड यू रिकमेंड बिफोर योर सेल्फ? देन आई सेड 4-5। तो फिर उनके चेस्ट नंबर्स पूछे, फिर वहाँ से इंटरव्यू फिर से PIQ पे शिफ्ट हो गया। नाइस, क्योंकि कुछ बच्चे इसी टाइम पर थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं ना कि किसका नाम बोलूँ नहीं बोलूँ, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो वॉज दिस टॉट या फिर आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूटिलाइज किया वहाँ पे कि मुझे बोल देना चाहिए ये बात? पहले से कुछ नहीं था, वो जो आया वहीं पे आया, अंदर से आया। ये दिमाग में था कि ये एक बंदा है जो कि प्रीवियसली रिकमेंडेड है, इससे मैंने स्क्रीनिंग इनके टाइम पे बात करी थी, ये बढ़िया बात कर रहा था, अच्छा लगा था, तो इसका नाम ले दिया। दैट इज देयर। यहाँ पर जब आपके इंटरव्यूज हुए थे तो व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक? इंटरव्यूज कितने हुए थे आपके सेंचुरियन में? दो। क्या फीडबैक मिला था? मेरे को एक फीडबैक जो कॉमन था दोनों इंटरव्यूज़ में, आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, तो इट सीम्स दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। तो उन्होंने कहा था अपनी वॉल्यूम बढ़ाओ, और मेरे से कहा था यू नीड सम जनरल नॉलेज। उसमें मैं बहुत पीछे पहुंच रहा था कि आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर बाय द टाइम आई वाज इन सेंचुरियन। मैंने यहाँ से ही न्यूज़पेपर पढ़ने की और न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने की फ़ोन पे या फिर कहीं पे भी हैबिट अपनी यहीं से पकड़ी थी। तो ये दो जो थे वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया उधर। वहाँ पे जाके उससे पहले भी इन द वेटिंग रूम मैं अपने दोस्तों से वहाँ पे यही बोल रहा था, भाई उतना दूर खड़ा रहे, हाँ अब मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ आ रही है, ठीक से आ रही है, अब धीमी आ रही है, तेज़ आ रही है। ये वहाँ पे टोन सेट करने का, मेरा रूट तो नहीं लग रहा, तेज़ आ रही है, ठीक आ रही है, ये पहले ही से ही तैयार करके गया। तो जो आपको लग रहा था तो यू फिक्स्ड एवरीथिंग बिफोर, राइट? सो नाउ टॉकिंग अबाउट योर कॉन्फ्रेंस डे, द स्पेशल डे, कितना देर कॉन्फ्रेंस चला आपका? 2 minutes. 2 minutes. So what they asked? It was very basic? It was not so basic, but basic से थोड़ा सा लेवल ऊपर करना।
उसमें जब मेरे कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा था। लाइक जैसे ही मेरा चेस्ट नंबर 11 था, चेस्ट नंबर 10 जैसे ही गया, आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, सामने बोर्ड लगा था जहाँ से चेस्ट नंबर फ्लैश करता। 2-2.5 मिनट में मेरा नंबर आ गया। आई वेंट इनसाइड, ग्रीटेड द प्रेसिडेंट, और फिर बाद में मेरा जो कॉन्फ्रेंस था वो किसी और ने लिया। आई डोंट नो हिज एग्जैक्ट पोस्ट, बट किसी और ने लिया। अब आई लुक्ड एट हिम, आई इग्नोर्ड एवरीबडी एल्स कि वो, ऐसा होता ही है क्योंकि हाँ, इतने लोग होते हैं, आप किस किस को देखोगे और प्लीज करोगे। वही। सो एकदम फोकस वहीं शिफ्ट हो गया था। तो उन्होंने मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे पूछा था, हाउ वुड यू रेट योर परफॉर्मेंस। मैं कहा सर गुड बट नॉट अप टू द मार्क। उन्होंने कहा व्हाई नॉट अप टू द मार्क, वेयर डिड यू थिंक यू लैग बिहाइंड। तो मैंने कहा सर कि जीटीओ इंडोर में मेरा कुछ फंसा था क्योंकि मैं जीडी में परफॉर्म नहीं कर पाया उतना अच्छे से। तो उन्होंने कहा ठीक है, जीडी में आप परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर उन्होंने पूछा व्हाट, हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक। मैं कहा सर मेनी फ्रेंड्स, मेनी फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम केरला, फ्रॉम महाराष्ट्र, एवरीबडी, एवरी प्लेस फ्रॉम इंडिया आई मेड फ्रेंड्स। उनका अच्छा है। व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट स्टेइंग हियर। आई सेड स्टेइंग इन द लाइन्स विद माई फ्रेंड्स। तो उनका अच्छा, सो हु आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स यू मेड हियर। तो मैंने उनके चेस्ट नंबर बताया तो कहा वाई आर दे फ्रॉम द सेम प्लेस। तो वो रीजनलिज्म का एक टैग लगाने की शायद वहाँ पे कोशिश हो रही थी। तो कहा नो सर, दे आर एक केरला से लड़का था, एक महाराष्ट्र से था। तो मैंने बताया तो उनका ओके, यू आर 12th अपीयरिंग कैंडिडेट, यस सर, ओके। फिर बाद में वो नॉर्मल क्वेश्चन से पहुंच गए कि आपको रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, एनी सजेशंस, बेस्ट स्टे। तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू, यू मे गो। तो वहाँ पे एक मुझे लग रहा था कि मेरे परफॉर्मेंस देखते हुए कि आई विल बी इन अ डाउटफुल केस, और मेरी कॉन्फ्रेंस जब लंबी नहीं चली वहाँ पे मुझे लगा था कि ये कॉन्फ्रेंस आउट हो, बट गॉड हैड अदर प्लान्स। सो जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ उस टाइम का क्या सीन था? वो हम लोगों को हॉल में बैठा दिया था। फिर उन्होंने वही अपनी क्लोजिंग स्पीच दी कि अगर आप यहाँ से रिकमेंड नहीं होते हैं, डोंट फील सैड, है ना। अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका एग्जांपल्स दिया कि ये भी एसएसबी नहीं क्लियर किए थे लेकिन आज बहुत बड़े लोग, मे बी आर्म्ड फोर्सेस इज़ नॉट। वो इनकी जो क्लोजिंग स्पीच थी वो दी। फिर उन्होंने वही शुरू किया कि आई विल कॉल आउट द चेस्ट नंबर्स, यू विल हैव टू स्टैंड अप, कॉल योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे से पहले 4 लोग रिकमेंड हुए थे, चेस्ट नंबर 1, 2, 6, 9 एंड देन 11। तो वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल भी था और एंग्शियस फीलिंग्स भी थी। और जनरली जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूसी मतलब सोचा था, पहले प्रयास में कर लिया, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको लक का नाम भी देते हैं, बट अल्टीमेटली लक इज़ इन द फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क जो आपने किया। हाउ डू यू नाउ टेक दिस अचीवमेंट? आप इसको कैसा महसूस करते हो? क्या फैक्टर्स थे? अगर मैं कुछ फैक्टर्स की बात करूँ, 3 फैक्टर 5 फैक्टर जिनकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुँचे, इतनी जल्दी अर्ली सक्सेस मिला पहले प्रयास में, 12th में रहते रहते? 12th में रहते रहते मैम, फर्स्टली आई वुड से मोटिवेशन। मोटिवेशन ड्राइव्स अ पर्सन, ये बात तो है, ये सबको माननी पड़ेगी कि मोटिवेशन के बिना ये आप, अगर मोटिवेशन ना होता तो मेरे हिसाब से रिटर्न भी ना क्लियर हो पाता, कि जो सुबह बैठ कर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी थी वो ना होती तो जीएटी में जीएटी का मुझे लगता है मेरा कट ऑफ ही ना कंप्लीट हो पाता ऑफ 25%। फर्स्टली मोटिवेशन, सेकेंडली अब एसएसबी की प्रिपरेशन में तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, आई वुड लाइक टू थैंक इट कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, और मेरे स्पेशली साइक टेस्ट में जो मुझे लगता था कि मैं लिख नहीं पाऊँगा वहाँ पर बैठ के, उसका प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, और एक था अपना सपोर्ट पीछे से सबका, सर का भी, मम्मी का, पापा का, दीदी का। दीदी तो दूर रहती हैं बट स्टिल फ़ोन पे बात करते, फ़ोन कॉल आया, क्या कर रहे हो दीदी, कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब होता है, साइक लगाया आज की WAT करे, नहीं किए, जब करो बात नहीं करनी तुमसे, ये काम होता था। तो ये 3 फैक्टर्स मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे
यहाँ तक पहुँचने की। आपने बोला कि मोटिवेशन ड्राइव्स, राइट। अगर अब ये मोटिवेशन, बहुत सारे बच्चों को एनडीए में जाना है और आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, दुनिया की रील्स देख डालेंगे, दुनिया का मोटिवेशन ले लेंगे, बट ये रियलाइज़ कैसे हो कि यार मैं इसी के लिए बना हूँ, आई एम रियली मोटिवेटेड फॉर दिस थिंग। क्योंकि आज लाखों बच्चा एग्ज़ाम देता है, निकाल नहीं पाता है, हज़ारों में संख्या में एग्ज़ाम निकलता है, फिर रिकमेंडेशन के बाद में वही 0.56% का एक सक्सेस रेशो है इस एग्ज़ाम में। तो ये कैसे पता लगाए कि यार दिस इज़ माई रियल मोटिवेशन? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही हैं चीज़ें, बट हाउ टू डू दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन, क्या मुझे यही करना है, ये कैसे पता चलेगा बच्चे को? हाउ यू केम टू नो यार आई एम मेड फॉर दिस ओनली? मैम आई थिंक दिस इज़ लाइक एन SRT। अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के रखें। आप जैसे इन द मोस्ट डायर सिचुएशन, जो आप किसी भी फोर्स में, जैसे आप आर्मी ले रहे हैं, नेवी ले रहे हैं या एयरफोर्स ले रहे हैं, जैसे मेरा नेवी था, किसी भी डायर से डायर कंडीशन में आप अपने आप को डाल के देखें, आपको क्या महसूस होता है कि विल यू बी एबल टू हैंडल इट? आप इंजॉय करेंगे उसे, आप उसे सक्सेसफुली टैकल कर लेंगे। वही है, मैंने अपने आप को देखा सबमरीन्स में कि 45 डेज तक घर नहीं आना, 3 महीने तक वही पानी के नीचे का। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे, करना है तो करना है। ये वाली बात आ गई दिमाग में तो यस यू आर मेड फॉर इट। निकल गया एग्ज़ाम, हाँ, दैट इज़। एंड इंडियन नेवी जाने का कहाँ से ख्वाब आया? क्योंकि डेफिनेटली जैसे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी जानना चाह रहे थे ये बात, तो ये कैसे शुरू हुआ? ये रिज़ल्ट घर वालों को बताया, क्योंकि पापा एकदम अलग लाइन में, मदर भी है, वर्किंग है, टीचर है, बस डिफरेंट लाइंस। एंड नाउ दिस चैप इज़ कमिंग, मुझे फौज में जाना है। तो क्या रिएक्शन था जब आपने ये डिसीजन दिया कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन? एंड उसके बाद जब क्लियर हो गया तब क्या रिएक्शन था उनका? जब सबसे पहले मैंने 15 मई को हमारा फॉर्म आया था। ओके। बात ऐसी थी, मैं 15 मई को ही भरने बैठ गया कि मुझे भरना है। पापा ने तो कह के रखा था जो करना है करो, है ना। फिर बाद में जब रिटर्न निकल गया तो उसके बाद फिर रहा कि हाँ अब तो ये अब थोड़ा सीरियस, हाँ मम्मी पापा तो थे ही, मम्मी फिर थोड़ा सीरियस हो गई कि हाँ यार ये कर लिया है तो इसको अब आगे जाने की जिम्मेदारी भी हमारी। फिर जब रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, हम लोगों को रिज़ल्ट अनाउंस करने के बाद डायरेक्टली बाहर नहीं भेजा कि जाओ पेरेंट्स से बात करो। हम लोग अंदर रोक लिया और फिर बाद में दे दिया। 8 फॉर्म पकड़ा दिए, पुलिस वेरिफिकेशन वाले, मेडिकल वाले, कहा कि पहले भरो फिर बाद में जाने देंगे। अब हमारा जैसे लिबर्टी टाइम था 2 से 6, हम लोग 4 बजे बाहर निकले, 4:30 साढ़े 4 पे। तो घर पे जब कॉल किया तो मैंने कहा था कि मैं हर बार जब स्क्रीनिंग इन में भी और इसमें भी मैं क्या सरप्राइज़ देंगे। तो मैंने कहा कि घर पे थोड़ा कॉल किया तो मायूस होकर थोड़ा बोला कि मम्मी टिकट करा दूँ, टिकट करा। तो कहीं क्या हुआ? ऐसा नहीं, सही से बताओ क्या हुआ क्या हुआ। मैं कहा टिकट करा दो, अभी आगे 5-6 दिन बाद की कराना क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी होंगे, ऐसे करके फिर बाद में वो लोग हो गए कि तुमको बहुत मारेंगे। सीधी सीधी बात नहीं करते हो। फिर बाद में तो वही हो गया कि बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, अब मेडिकल दो आराम से, ज़्यादा वो मत करना। फिर बाद में जब घर की बातें सुनाई दी तब लगा कि इतनी जल्दी नहीं बताना था सबको, लेकिन अब वो हो गया, पूरे भटनागर फैमिली नोज कि जो है हो गया, लड़का रिकमेंड हो गया फाइनली, पार्टी मोड चल रहा होगा अब सब जगह ना, और रिश्तेदारों के कॉल्स और सारी चीज़ें। वही फिर मैंने घर पे बताने के बाद नेक्स्ट सबसे पहले फूफा जी को बताया। ओके। क्योंकि कहानियाँ सुनी थी और अब मैं हकीकत में उनको महसूस करने के लिए तैयार। फूफा जी, दिस इज़ ओम भटनागर हियर एंड मैं विशाखापट्टनम से रिकमेंड हो गया। और उन्होंने अपने सर्विस के शुरुआत के 10 साल विशाखापट्टनम में ही काटे थे। तो ही वाज लाइक अरे वाह बहुत बढ़िया। और बाकी फिर स्कूल में जब बताया, स्कूल में मेरी जो सुपरवाइज़र मैम है वो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की डॉटर है। अरे वाह। तो वो हमेशा से मेरे से यही कहती थी तुमने रिटर्न निकाल लिया बेटा, कर लेना। मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स जाएँ आर्म्ड फोर्सेस में, बाकी सब तो जेईई में लगे रहते हैं ना। वो यही बोलती थी। तो फिर जब उनको बताया तो कहीं तो फिर वहाँ पे नेट नहीं आ रहा था तो बात नहीं हो पाई उतना ढंग से। फिर यही सब होता रहा, फिर बहुत खुशी का माहौल। और जो है अब अंत में आते आते थोड़ा लखनऊ का बात में टच आया आपकी। बहुत एकदम हर दिन घर पे कॉल तो होता ही था जब भी फ़ोन मिले, फिर वही बात होती थी जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी आओ,
कुछ करो, जल्दी आओ। सही बात है, वो हो ही जाता है। और जब आप इतनी बड़ी अचीवमेंट पा लेते हैं तो फिर जो है अपने आप में भी कॉन्फिडेंस नज़र आता है। और मुझे लगता है स्कूल जाते होंगे तो बच्चे और आपके जो दोस्त हैं स्पेशली वो भी कहते होंगे ना कि तूने कैसे किया, या टिप्स मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, बात करते हैं कि नहीं बच्चे आके? उतने आर्म्ड फोर्सेस के लिए उतना नहीं है। और कोई गर्ल्स आपके स्कूल में? गर्ल्स से बात नहीं होती, उतनी नहीं होती है जी। वैसे मेरा एक दोस्त है जिससे बात हो रही थी, तो वो भी आर्म्ड फोर्सेस के उसमें बहुत इंटरेस्टेड है उसको। वेरी नाइस। और अब अगर मैं फाइनल लेवल पे बात करूं, जो बच्चे हैं स्पेशली अब जो 12th में, अब क्योंकि 2025 अटेम्प्ट देख रहे हैं बच्चे और उसको गोल सेट किया हुआ है, अभी से वो क्या कर सकते हैं? लाइक अभी तो चलिए उन्होंने एग्जाम्स दिया, मार्च में एग्जाम्स दे के फ्री हो जाएंगे, अप्रैल से भी अगर वो प्लान करें सही से तो व्हाट कैन दे प्लान, कि कितना कितना टाइम दे लें किस सब्जेक्ट को कि वो अच्छे से इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं? टाइम देना हो तो सबसे ज़्यादा दें मैथ्स को, क्योंकि मोस्टली केसेस में यही होता है कि मैथ्स का जो पर्टिकुलर कट ऑफ होता है 25% का, वो नहीं निकल पाता। मोस्ट केसेस में यही सीज़न है, तो मैथ्स पे बहुत अच्छे से फोकस करें। अप्रैल में अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, आप अपने 11th के एग्ज़ाम्स दे के आए हैं, 11th के एग्ज़ाम्स दे के आए हैं तो आपने ट्रिग्नोमेट्री आपका फ्रेश पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज करते रहें, वो बहुत हेल्प करेगा। आपने 10th में मैट्रिसेस पढ़ के रखी थी और 12th में आप फिर से पढ़ेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और बाकी अपना न्यूज़पेपर्स एंड पुरानी हिस्ट्री बुक्स ये सब पढ़ते रहें। और आर्म्ड फोर्सेस मोटिवेशन, जो कि आपके जो भी फोर्स में आप जाना चाहते हैं उसके रिलेटेड पढ़ते रहें, तो वो एक अलग एक सेंस दे देता है कि हाँ भाई ये बढ़िया चीज़ है, अब जाके करना है तो इसमें क्या करना है, वो एक क्लैरिटी भी दे देता है। और तो नॉलेज तो गेन हो ही रही है, तो उसके बाद यही अगर जितना जल्दी हो सके उतना हो जाए तो वही है। फिर आप जो 400+ का लोग मार्क सेट करते हैं वो वहाँ तक आराम से पहुँचा जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ओम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके इस अचीवमेंट के लिए। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने आज ओम ने कितनी सरलता से आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स दे दिए हैं जो आपको अपने कॉपी पेन से नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें और ये ट्रिक्स जब आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने रियल प्रिपरेशन सिनेरियो में तो NDA 2025 अटेम्प्ट आपके हाथ से कोई नहीं ले जा सकता। जब ओम कर सकते हैं, रुद्र कर सकते हैं, अंशिका कर सकती है, और 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स जितने भी टीम सेंचुरियन के हैं और जो देश भर के बच्चे 12वीं क्लास में इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, तो आप क्यों नहीं? तो सिंपल सी बात ये है आज के इस पूरे टॉक शो से जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो जो एक डिज़ायर होना चाहिए, वो मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए ना, उसके बिना कोई भी गोल अधूरा है। तो चलिए शुरू हो जाइए आज इसी पल से शिद्दत, जोश, जुनून के साथ में, और डेडिकेशन जो है अपना पूरा देकर अपने NDA 2 2025 एग्ज़ाम के लिए। और जो स्टूडेंट्स NDA 1 2025 एग्ज़ाम्स को सक्सेसफुली क्रैक कर रहे हैं उनको SSB इंटरव्यू के लिए अब जोर शोर से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ में हम फिर मिलेंगे NDA 154 की सक्सेस सीरीज़ के साथ में। तब तक आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपने अपना राज तिलक स्वयं कर लिया है और अपने परिश्रम के बल पर इस मंजिल को हासिल कर लिया है। टिल देन स्टे ट्यून्ड डियर एस्पिरेंट्स। मैं गुरकीरत फिर मिलूंगी बहुत ढेर सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ में जो टीम सेंचुरियन के जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा टीम सेंचुरियन के साथ। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, namaskar and jai hind.